नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स दिस वीक। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में हम अगले आधे घंटे आपको इस हफ्ते की कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट ने भूमि घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने सोरेन से कहा है कि वह सीधे उच्चतम न्यायालय जाने के बजाय झारखंड उच्च न्यायालय का रुख करें। अब सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कथित भूमि घोटाला मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर विचार करने से इनकार किया है। कोर्ट ने सोरेन को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत झारखंड हाई कोर्ट जाने को कहा। न्यायालय ने कहा कि सोरेन उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका को शीघ्र सूचीबद्ध करने की मांग कर सकते हैं। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के साथ गुरुवार को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सोरेन के मामले का उल्लेख किया, जो शुक्रवार को तत्काल सुनवाई के लिए सहमत हुए। फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष की रिट याचिका पर सुनवाई के लिए जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की विशेष पीठ का गठन किया गया था। मामले की सुनवाई होते ही जस्टिस खन्ना ने सिब्बल से पूछा कि हाई कोर्ट में याचिका क्यों नहीं दाखिल की जा सकती है। सिब्बल ने कहा, अगर इस तरह के मामलों में ये अदालत सुनती नहीं तो गलत संदेश जाता है। हम ऐसे मुख्यमंत्री से निपट रहे हैं जिसे गिरफ्तार किया गया है, सबूत देखें, यह उचित नहीं है। जस्टिस खन्ना ने कहा, हाई कोर्ट संवैधानिक अदालतें हैं। अगर हम एक व्यक्ति को यहाँ आने की अनुमति देते हैं तो हमें सभी को अनुमति देनी होगी। जस्टिस खन्ना ने ईडी के समन के खिलाफ सोरेन की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए पहले के आदेश की ओर भी इशारा किया, जिसमें उन्हें हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा गया था। जस्टिस खन्ना ने आगे बताया कि रिट याचिका मूल रूप से ईडी के समन को चुनौती देते हुए दायर की गई है और अब जब उन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया तो वैकल्पिक उपायों का लाभ उठाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हम अनुच्छेद 32 के तहत वर्तमान याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। हम इसे अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय से संपर्क करने के लिए खुला छोड़ते हैं। हमें सूचित किया गया है कि उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी और अभी भी लंबित है। इसके बाद अनुच्छेद 226 के तहत एक और याचिका दायर की गई, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। याचिकाकर्ता के लिए याचिका में संशोधन करने का विकल्प खुला है। संयोग से सोरेन ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। बाद में इसी तरह की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिसमें सिब्बल ने गुरुवार को हाई कोर्ट में दायर याचिका वापस लेने का वादा किया। पीठ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मुद्दे पर 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ की सुनवाई के अंतिम दिन पीठ और याचिकाकर्ता ये देखने पर विचार कर रहे थे कि क्या 1981 के संशोधन अधिनियम ने एएमयू की स्थिति को 1951 से पहले की तरह बहाल कर दिया या नहीं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 1981 के अधिनियम ने एएमयू अधिनियम की धारा 2L में संशोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय का अर्थ भारत के मुसलमानों द्वारा स्थापित उनकी पसंद का शैक्षणिक संस्थान है, जिसकी उत्पत्ति
मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के रूप में हुई थी और जिसके बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में शामिल किया गया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा कि 1981 का संशोधन अधिनियम कुछ साधारण बदलावों के अलावा एएमयू में मुस्लिम आवाज को वापस लाने का प्रयास करता है। वाराणसी जिला जज ने जिला प्रशासन को मौजूदा ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के अंदर सील किए गए तहखाने या व्यास जी का तहखाना में से एक के अंदर हिंदुओं के लिए पूजा अनुष्ठान करने के लिए 7 दिनों के भीतर उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पूजा अर्चना की अनुमति देने संबंधी जिला जज के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट से मस्जिद पक्ष को कोई फौरी राहत नहीं मिली है। अगली सुनवाई अब 6 फरवरी को होगी। उधर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ज्ञानव्यापी मस्जिद में शुक्रवार को शांतिपूर्ण तरीके से जुम्मे की नमाज संपन्न हुई। देश में मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात जमीयत उलेमाए हिंद ने ज्ञानव्यापी मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से हिंदी आपको बता दें कि दिल्ली में अपनी बात रखी है और जिसमें जमीयत के पदाधिकारियों ने कहा है कि वह मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे। साथ ही आरोप लगाया है कि कोर्ट का फैसला पूरी तरह से गलत है, हमारा पक्ष सुना नहीं गया। और वहीं सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने कहा है कि मस्जिद पक्ष पहले 17 जनवरी 2024 के आदेश को चुनौती दे। महाधिवक्ता का कहना था कि डीएम सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं। अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील से कोर्ट ने पूछा था कि बेसिक आदेश 17 जनवरी 2024 का है, उसको क्यों चुनौती नहीं दी। कमेटी के वकील ने कहा कि 31 जनवरी का आदेश आने के कारण तुरंत आना पड़ा, उसे बेसिक आदेश को भी चुनौती देंगे और डीएम 17 जनवरी से रिसीवर नियुक्त हुए हैं। अंजुमन इंतजामिया कमेटी गुरुवार तड़के सुप्रीम कोर्ट भी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक समिति द्वारा किसी अन्य वकील के खिलाफ अस्पष्ट शिकायत दर्ज करने के लिए वकील पर 50,000 का जुर्माना लगाने के आदेश पर रोक लगाई है। जस्टिस अभय एसओ का और जस्टिस उज्जवल भुइया की खंडपीठ ने आदेश के उस हिस्से पर रोक लगा दी है जिसमें शिकायतकर्ता पर जुर्माना लगाया गया और ऐसा न करने पर उसका लाइसेंस 6 महीने की अवधि के लिए निलंबित करने के लिए कहा गया है। अदालत ने शिकायतकर्ता पर लागत लगाते हुए रोक लगाते हुए कहा है कि हालांकि बीसीआई की अनुशासनात्मक समिति ने शिकायत खारिज करते हुए अपीलकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया और साथ ही साथ बहुत कठोर आदेश पारित किए हैं। या यदि जुर्माने का भुगतान नहीं किया गया तो अपीलकर्ता का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। हम विवादित आदेश के उस हिस्से पर रोक लगाते हैं जिसके द्वारा जुर्माना लगाया गया और जुर्माना जमा न करने के परिणामों का प्रावधान किया गया। शिकायतकर्ता और प्रतिवादी क्रमशः सगे भाई बहन हैं। शिकायतकर्ता बहन के ने आरोप लगाया है कि उसका भाई प्रतिवादी उसे अपमानजनक और बेहद आपत्तिजनक भाषा में ईमेल लिखकर लगातार परेशान कर रहा है। अपने भाई द्वारा की गई ऐसी अपमानजनक टिप्पणियों के खिलाफ ही शिकायतकर्ता ने इस मामले को एडवोकेट एक्ट 1961 के प्रावधानों और बीसीआई द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार अन्य पेशेवर कदाचार के दायरे में लाया। ताजमहल ट्रेपेजियम जोन में पर्यावरण संबंधी मुद्दों के संबंध में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय अधिकार समिति और इसमें से जांच करने को कहा है। और क्या उत्तर प्रदेश राज्य के लिए प्रस्तावित सड़क निर्माण 3,874 पेड़ों को काटे बिना हो सकता है। जस्टिस अभय एसओ का और जस्टिस उज्जवल भुइया की खंडपीठ ने राज्य के आवेदन को अस्पष्ट बताते हुए इस तरीके की निंदा की है जिसे दाखिल कर कहा गया है कि हम इतनी आसानी से पेड़ नहीं काटने देंगे। खंडपीठ ने कहा है कि जैसा कि अनुच्छेद 51 कहता है कि पेड़ों को बचाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। हम भी ये दोहराते हैं कि यदि ये सुनिश्चित करना राज्य की भी जिम्मेदारी है कि अधिकतम संख्या में पेड़ों की रक्षा की जाए। आवेदक राज्य को सड़क की प्रस्तावित स्केच देने और 3,874 पेड़ों का सीमांकन करने का निर्देश दिया। साथ ही सीईसी से
1 महीने के भीतर ये पता लगाने का अनुरोध किया कि क्या प्रस्तावित सड़क के संरेखण से समझौता किया के बिना ही कुछ पेड़ों को बचाना संभव है। मामले में एमिकस क्यूरी के रूप में कार्य कर रहे सीनियर एडवोकेट ADN राव ने बताया है कि अन्य मामले में CEC समान मुद्दों की जांच पर अपनी प्रस्तुति रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ है, क्योंकि संरेखण को NHAI द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि CEC को वर्तमान मामले में भी ये भी जांचना चाहिए कि प्रस्तावित सड़क के संरेखण को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था या नहीं किया गया है। अदालत ने आवेदन को 12 मार्च 2024 के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा है कि इस बीच राज्य ये सुनिश्चित कर सकता है कि प्रभागीय वन अधिकारी कुछ पेड़ों के स्थानांतरण की व्यवहारिकता के संबंध में रिपोर्ट जमा करे। राज्य को ये दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर सामग्री रखने के लिए भी कहा गया कि वह कहां प्रतिपूरक वनीकरण करने का प्रस्ताव रखता है। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस तथ्य पर नाराजगी व्यक्त की कि राज्य के आवेदन में दावा किया गया है कि वह प्रतिपूरक वनीकरण के लिए भूमि खरीदेगा, लेकिन कोई भूमि आवंटित नहीं की गई है। दोषी ठहराए गए कश्मीरी अलगाववादी नेता और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक ने हृदय और गुर्दे की बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के इलाज के लिए शारीरिक रूप से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान या एम्स ले जाने की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेहंदीरत्ता ने मामले की सुनवाई के लिए और मलिक का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील से कहा है कि वह इस बारे में निर्देश प्राप्त करे कि क्या वह एम्स द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा या अपनी पसंद के डॉक्टर्स द्वारा इलाज कराने के लिए इच्छुक हैं। मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी। मलिक ने इलाज के लिए एम्स या किसी अन्य सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में रेफर किए जाने के निर्देश देने का अनुरोध किया है। याचिका का केंद्र सरकार ने जोरदार विरोध किया और कहा कि मलिक को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है, बल्कि केवल बाहर रोगी जो है वो विभाग या फिर इसके साथ ही OPD के रोगी के रूप में इलाज किया जाना चाहिए। सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता रजत नायर ने पीठ से कहा है कि एम्स ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मलिक की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया था, लेकिन उन्होंने इससे मिलने से इनकार कर दिया। नायर ने कहा कि मलिक बहुत ज्यादा जोखिम वाला कैदी है और उसे जेल में सभी चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। अदालत ने इस दलील पर विचार किया और मलिक के वकील से निर्देश प्राप्त करने को कहा है। इस बीच तिहाड़ जेल अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि मलिक को जिस भी उपचार की आवश्यकता है वह जेल अस्पताल में उसे प्रदान किया जाए। मलिक टेरर फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है और तिहाड़ जेल में बंद है। गुरमीत को मौत की सजा देने की NIA की अपील दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है। NIA अदालत ने एक विस्तृत फैसले में कहा था कि मलिक ने हिंसक रास्ता चुनकर सरकार के अच्छे इरादों के साथ विश्वासघात किया है। न्यायाधीश ने मलिक की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि 1994 के बाद वे गांधीवादी बन गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया है कि फरवरी महीना खत्म होने से पहले राष्ट्रद्रोह के आरोप में जेल में बंद छात्र कार्यकर्ता शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर कोई फैसला ले। शर्जील को 2020 के सांप्रदायिक दंगों के केस में गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और मनोज जैन की बेंच को शर्जील के वकील ने बताया था कि शर्जील की याचिका पर 7 फरवरी को सुनवाई होनी है। बेंच ने कहा है कि हम ट्रायल कोर्ट को आदेश देते हैं कि सुनवाई के 10 दिन के अंदर इस याचिका पर फैसला सुनाए। शर्जील ने CRPC के सेक्शन 436A के तहत जमानत की याचिका दाखिल की है। उन्होंने तर्क दिया है कि वे पिछले 4 साल से कस्टडी में हैं और UAPA के सेक्शन 13 के तहत गैरकानूनी गतिविधि करने के दोषी को अधिकतम 7 साल की सजा दी जा सकती है। वे इस सजा का आधे से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं, इसीलिए वे जमानत पाने के हकदार हैं। जामिया हिंसा मामले में फरवरी 2023 में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शर्जील इमाम को आरोप मुक्त किया था। इमाम पर 13 दिसंबर 2019 को दिल्ली के जामिया इलाके में और 16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी
में कथित भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। इस पर उसके खिलाफ देशद्रोह और दूसरी धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। दिल्ली दंगा साजिश का केस अभी भी जारी। साकेत कोर्ट से आरोप मुक्त होने के बाद भी शर्जील जेल से बाहर नहीं आ पाया था, क्योंकि उस पर साल 2020 के दिल्ली दंगा साजिश का केस अभी भी चल रहा है। इसमें उस पर भड़काऊ भाषण और भड़काऊ बयान देने की चार्जशीट दाखिल की गई थी। अपने भाषण में इमाम ने कहा था कि भारत से असम को अलग कर दिया जाना चाहिए। अगर हम असम की मदद करना चाहते हैं तो हमें भारतीय सेना और सप्लाई के लिए असम का रास्ता रोकना होगा। चिकन नेक का मुसलमानों का है और चिकन नेक 22 किलोमीटर का हाईवे है जो पूर्वोत्तर राज्य को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। उसे नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन से जुड़े कई मामलों में आरोपी बनाया गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।